हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है, कर रहे थे। उसका हमने किया था पूर्ति में जो परिवर्तन होता है तो दो तरीके से होता है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। तो हमने पूर्ति में वृद्धि को कर लिया था, अब हम करेंगे पूर्ति में कमी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्ति में कमी, मांग अपरिवर्तित रहने पर जब पूर्ति घट जाती है तो पूर्ति वक्र क्या होता है, बाईं ओर खिसक कर S से क्या हो जाता है, S2 हो जाता है। मांग में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ हमें पूर्ति में कमी करना है, पूर्ति को घटाना है। और ये जब घटता है तो ये बाईं ओर खिसक जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे था SS पूर्ति वक्र और ये हो गया S2 पूर्ति वक्र, ठीक है, बाईं ओर खिसक गया। हमने पूर्ति में कमी किया तो हम बाईं ओर खिसकाएंगे, इसको खिसक गया, ठीक है। तो जो आरंभिक संतुलन कीमत था, इस पर जो है जब पूर्ति कम होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त मांग हो जाएगा। आरंभिक संतुलन कीमत पे क्या हो जाएगा, अतिरिक्त मांग हो जाएगी, यानी मांग अधिक होगा, ठीक है। मांग अधिक होगा तो सभी क्रेताओं के बीच क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और वो क्या करेंगे, कीमत को बढ़ाएंगे, क्योंकि मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो ये कीमत को बढ़ाएंगे, जिससे कि मांग कम हो जाएगा और पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और तब तक करते रहेंगे जब तक कि नया संतुलन बिंदु E2 पर नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, E2 पर। अब देखिए, E2 पर नया संतुलन कीमत P2 और नया संतुलन मात्रा Q2 हो जाता है। पहले था हमारा संतुलन कीमत OP, अब OP से बढ़कर क्या हो जाएगा, OP2, ठीक है। और संतुलन मात्रा जो थी पहले थी OQ और अब घट कर OQ2 हो जाता है, ठीक है। देखिए, जब पूर्ति घटकर S2 हो जाता है तो पुरानी संतुलन कीमत OP पर क्या होता है, अतिरिक्त मांग होता है, या अतिरिक्त मांग होता है मतलब मांग अधिक होता है। इससे क्रेताओं के बीच क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है, जिससे कीमत बढ़ेगी। जब अतिरिक्त मांग होगी, मांग अधिक होगा तो क्या करेंगे, ये लोग कीमत को बढ़ाएंगे, और कीमत बढ़ेगा तो क्या होगा, पूर्ति में वृद्धि और मांग में कमी होगा। और ये परिवर्तन जब तक चलता रहेगा जब तक कि संतुलन E2 बिंदु स्थापित नहीं हो जाता है, ठीक है। और संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP2 और संतुलन मात्रा OQ से गिरकर OQ2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, मांग और पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है। मांग और पूर्ति में परिवर्तन, पहला, जब दोनों मांग और पूर्ति में कमी होती है, ठीक है, जब दोनों मांग और पूर्ति में कमी होती है। दूसरा पॉइंट, जब दोनों मांग और पूर्ति में वृद्धि होगी, दोनों में वृद्धि करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जब मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट ये है, मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला करेंगे, ठीक है, जब दोनों मांग और पूर्ति में कमी होती है। इसकी भी तीन स्थिति हो सकती है, जो मांग में कमी है और पूर्ति में कमी के बराबर हो, या अधिक हो, या उससे कम हो, ठीक है। वो हम तीनों स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, हम पहला पार्ट कर रहे थे, दोनों मांग और पूर्ति में कमी हो रही है, ठीक है। तो उसकी पहली स्थिति ये हो सकती है कि मांग में कमी पूर्ति में कमी के बराबर हो, तब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आएगा कीमत, ठीक है, यहाँ पे कीमत लिखेंगे और यहाँ पे आएगा मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा, ठीक है, यानी मांग और पूर्ति की मात्रा आएगी यहाँ पे। यहाँ पे O बिंदु, ये होता है हमारा Y अक्ष और ये होता है X अक्ष, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है संतुलन बिंदु निर्धारित करना है। ये होता है हमारा मांग वक्र D, और ये होता है हमारा पूर्ति वक्र, जिसे बोलेंगे S, ठीक है। इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यदि हमने सीधी रेखा खींची और नीचे और भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा हमारा संतुलन कीमत, जिसे हम P नाम देंगे,
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा संतुलन मात्रा जिसे हम क्यू नाम देंगे, ठीक है। और ई जो हो जाएगा हमारा संतुलन स्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया गया है, मांग में कमी किया गया है, पूर्ति में भी कमी किया गया है, ठीक है। मांग में कमी है तो दोनों में बराबर है, मांग में कमी पूर्ति के कमी के बराबर है, ठीक है ना। तो जितना भी मांग में कमी करेंगे उतना ही पूर्ति में कमी करेंगे। देखिए ये मांग में कमी है मतलब नीचे की तरफ, और पूर्ति में कमी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अब जो है नया संतुलन बिंदु क्या हो गया, ये इसको हम नाम देंगे E2, ठीक है। यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो हमारा होगा संतुलन कीमत, और नीचे की तरफ एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसे हम बोलेंगे संतुलन मात्रा, जिसको हम नाम देंगे Q2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, जो है संतुलन मात्रा तो वही रहती है जितनी पहले थी, अभी भी उतनी ही है, लेकिन संतुलन कीमत उतनी रहती है जितनी पहले थी, अभी भी उतनी है, लेकिन संतुलन मात्रा जो है घटकर Q से घटकर Q2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे घट गया, संतुलन मात्रा घट गया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं संतुलन मात्रा में कमी अधिक है पूर्ति में कमी से, ठीक है। देखिए मात्रा में मांग में कमी करना है, अधिक करना है लेकिन, और पूर्ति में कमी करना है लेकिन मांग से कम करना है। मतलब मांग में कमी करना है अधिक, तो मांग में कमी कर लेते हैं, ठीक है। और पूर्ति में भी कमी करेंगे लेकिन थोड़ा कम करेंगे मांग से, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब जो हमारा नया संतुलन स्तर निर्धारित होता है वो होता है E2, ठीक है। संतुलन कीमत क्या होगा, एक सीधी रेखा खींचिए ऊपर और एक यहाँ नीचे एक सीधी रेखा खींचेंगे तो हमारा संतुलन कीमत आ जाएगा, जिसको हम नाम देंगे P2, और ये होगा Q2, ठीक है। तो पहले जो हमारा संतुलन था वो E था, अब संतुलन जो हो गया E2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, देखिए मांग में कमी पूर्ति में कमी से अधिक होगा, तो क्या होगा, जो मांग में कमी था वो अधिक था, ठीक है। हमने मांग में कमी कर दिया अधिक, इसका नाम देते D2, ठीक है। और ये पूर्ति में जो कमी था उसको नाम देंगे S2, और यहाँ पे S2, ठीक है। दोनों में कमी किया तो हमारा नया संतुलन बिंदु हमको मिला E2, और संतुलन कीमत क्या हो गया P2, और संतुलन मात्रा Q2 हो गया। तो क्या हुआ इसमें, पहले जो हमारा संतुलन कीमत थी वो OP था, और अब घट कर क्या हो गया OP2 हो गया। और पहले हमारा संतुलन मात्रा थी O से लेकर Q तक, अब वो भी घट कर क्या हो गया OQ2 हो गया, ठीक है। दूसरी स्थिति थी, अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति, जब मांग में कमी पूर्ति में कमी से कम है, मतलब मांग में कमी कम हो रहा है, पूर्ति में अधिक हो रहा है, ठीक है। देखिए मांग में कमी होगा तो मांग वक्र जो है नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। इस बार मांग वक्र जो है कमी जो हो रही कम हो रहा है, और पूर्ति में जो कमी हो रहा है वो अधिक हो रहा है। मांग वक्र घटकर क्या हो गया D1, ठीक है। और पूर्ति वक्र घटकर अधिक घट रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम अधिक घटा देंगे, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा S, ठीक है। इसका नाम S1 रख देते हैं, ठीक है। अब हमें जो संतुलन स्तर मिला है, संतुलन बिंदु मिला है, इसको हम आगे और नीचे की तरफ मिला देंगे तो हमारा संतुलन कीमत मिल जाएगा हमें P1, और संतुलन मात्रा मिल जाएगा Q1, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, नया संतुलन E1 निर्धारित हो जाता है, और संतुलन कीमत जो है OP से बढ़कर क्या हो जाता है OP1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे OP था, अब यहाँ से यहाँ तक OP था, अब बढ़कर क्या हो गया OP1 हो गया, ठीक है। उसके बाद संतुलन मात्रा OQ था हमारा,
ओ से लेकर क्यू तक था और वो गिर कर कितना हो गया, OQ1 हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम करेंगे दोनों मांग और पूर्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, दोनों में वृद्धि करते हैं। देखिए, ये हमारा होगा y अक्ष और ये हमारा होगा x अक्ष। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ पे जो होगा ये O होगा, यहाँ पे होगा ये क्या होगा, DD यानी मांग वक्र। ये होगा हमारा SS यानी पूर्ति वक्र। ये होगा हमारा संतुलन कीमत, ये होगा संतुलन मात्रा जिसको हम P और Q नाम देंगे। ये संतुलन बिंदु या संतुलन स्तर होगा जिसको नाम देंगे हम E। ठीक है, अब हमने बोला है दूसरा पॉइंट जो हम कर रहे हैं, दोनों मांग और पूर्ति में वृद्धि होती है। तो इसमें भी 3 स्थिति हो सकती है, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर है। ठीक है, और जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम है। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम है। तो पहला स्थिति हम करेंगे मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर है। ठीक है, देखिए, मांग में वृद्धि करना है यानी जो ये वक्र था, DD वक्र था, उसको हमें आगे की तरफ करना है। ठीक है, आगे की तरफ ड्रॉ करना है नया मांग वक्र D1 क्योंकि मांग में हमें वृद्धि करना है, तो हम नया वक्र को हमने ड्रॉ किया D1। पूर्ति में भी वृद्धि करना है यानी ये नीचे तरफ ड्रॉ होगा। ठीक है, जितना मांग में वृद्धि हुआ उतना ही पूर्ति में भी वृद्धि करना है और इसको नाम देंगे हमें S1 और S1। ठीक है, अब हमारा जो नया संतुलन बिंदु निर्धारित हुआ है, नया संतुलन बिंदु E1 पर निर्धारित होता है, इसका नाम देंगे हम E1। ठीक है, और संतुलन कीमत जो है वही रहेगा, संतुलन कीमत वही है, लेकिन संतुलन मात्रा परिवर्तित हो गई है और ये बढ़कर क्या हो गया है, OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है। ठीक है, संतुलन मात्रा जो है बढ़ गया है। तो नया संतुलन क्या हो गया, E1 पर क्या होगा, निर्धारित होगा और संतुलन कीमत OP ही रहेगा, लेकिन संतुलन मात्रा जो है वो OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करेंगे मांग में वृद्धि अधिक है पूर्ति में वृद्धि से। ठीक है, मांग में हम जो वृद्धि करेंगे वो अधिक करेंगे और पूर्ति में वृद्धि को कम करेंगे। चलिए, तो मांग में वृद्धि करेंगे, ये होगा हमारा D1। ठीक है, और पूर्ति में वृद्धि करना है लेकिन थोड़ा कम करना है, ये हमारी दूसरी स्थिति थी, ये हमने थोड़ा कम की। ठीक है, तो अब जो नया संतुलन हमने SS जो था दाईं ओर खिसक गया क्योंकि हमने इसको वृद्धि किया है S1 इसको नाम देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नया संतुलन बिंदु स्थापित होता है उसको हम नाम देंगे E1। अब इस बिंदु से हमने एक संतुलन कीमत को बताया जो कि सीधी रेखा हमने खींचा, यहाँ पे आ जाएगा इसका संतुलन कीमत। संतुलन कीमत क्या हो जाएगा, P1। संतुलन मात्रा क्या हो जाएगा, Q1। ठीक है, तो इसमें हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गया और संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। ठीक है, और नया संतुलन जो है E1 पर निर्धारित होता है, संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाता है और संतुलन मात्रा जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम है। मांग में वृद्धि करेंगे पर कम करेंगे, पूर्ति की मैं जितना भी वृद्धि करेंगे उससे कम करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए,
मांग में वृद्धि करना है पर कम करना है, ठीक है। उसके बाद पूर्ति में वृद्धि जो है अधिक करना है। ये मांग बढ़कर D1 हो गया, ठीक है, D1 और पूर्ति भी बढ़कर क्या हो गया S1। अब जो हमें नया संतुलन बिंदु, नया स्तर में जो मिला है वो E1 मिला है। पहले क्या था E और बढ़कर क्या हो गया, नया संतुलन अब क्या हो गया E1 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, संतुलन कीमत को निर्धारित करेंगे सीधी रेखा, और संतुलन मात्रा क्या होगी, एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये जो हो जाएगा हमारा संतुलन मात्रा हो जाएगा, और ये हमारा होगा संतुलन कीमत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देख सकते हैं हम कि संतुलन जो कीमत है वो OP से गिरकर क्या होता है OP1 हो जाता है, नीचे की तरफ गिरता है, और संतुलन मात्रा जो है OQ से बढ़कर OQ1 हो जाता है, ठीक है, और नया संतुलन E1 निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा तीसरा पॉइंट था मांग में कमी पूर्ति में वृद्धि, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे स्थिति, तीसरा पार्ट जो था हमारा मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि। तो ये भी, इसकी भी 3 स्थिति हो सकती है, ठीक है। मांग में कमी पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, या उससे कम हो, या उससे अधिक हो। तो सबसे पहले मांग में कमी करेंगे, पूर्ति में वृद्धि के बराबर करेंगे। जितना भी मांग में कमी होगी उतनी ही पूर्ति में वृद्धि हो, उतने ही अनुपात से पूर्ति में भी वृद्धि होगा, ठीक है। तो देखें, ड्रॉ करते हैं। देखिए मांग में वृद्धि करना है, मांग में कमी करना है, तो मांग में कमी करना है तो मांग वक्र जो है DD से D1 हो जाएगा, ठीक है। और पूर्ति में क्या करना है, वृद्धि करना है, तो वो क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा संतुलन स्तर होगा। यहाँ से हम संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को निर्धारित कर देंगे, ठीक है। ये संतुलन कीमत हो जाएगा P1, संतुलन मात्रा तो वही रहेगा, ठीक है। और संतुलन बिंदु जो है, संतुलन स्तर है, इसको हम E1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, नया संतुलन स्तर जो है E1 निर्धारित होता है, और संतुलन कीमत OP से गिरकर OP1 हो जाता है। देखिए OP था, गिरकर क्या हो गया OP1 हो गया। संतुलन मात्रा लेकिन वही बनी रहती है जो पहले थी, अभी भी वही है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति को देखते हैं, मांग में कमी पूर्ति में वृद्धि से अधिक है, ठीक है। देखिए मांग में कमी करेंगे, लेकिन मांग में कमी अधिक करेंगे और पूर्ति में वृद्धि कम करेंगे, ठीक है। तो मांग में कमी जो होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और पूर्ति में वृद्धि करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा कम करेंगे तो वृद्धि होगा। मांग में कमी होगा तो मांग वक्र DD से D1 हो जाएगा, और पूर्ति वक्र में वृद्धि करेंगे, ठीक है, थोड़ा कम, तो ये क्या हो जाएगा SS से S1 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से हमें एक संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को बताना है, तो संतुलन कीमत P1, संतुलन मात्रा हो जाएगा Q1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और संतुलन स्तर क्या हो जाएगा E1। इसमें क्या हुआ, नया संतुलन E1 पर निर्धारित होता है, और जो संतुलन कीमत है OP से घट कर क्या हो जाता है OP1 हो जाता है, और संतुलन मात्रा जो है OQ से घटकर OQ1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये घटकर OQ1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम तीसरी स्थिति को करेंगे। देखिए तीसरी स्थिति क्या है, हमारा मांग में कमी कम है, मांग में कमी करेंगे अब कम, ठीक है। कमी करेंगे तो नीचे की तरफ कम, देखिए मांग में कमी होगी, कम है, पूर्ति में वृद्धि अधिक है, तो पूर्ति में वृद्धि थोड़ा अधिक करेंगे हम, और यहाँ से हम एक संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को निर्धारित करेंगे। ये होगा हमारा संतुलन स्तर E1, ठीक है। अब देखिए जो संतुलन कीमत है P1, संतुलन मात्रा Q1 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नया संतुलन
स्तर क्या निर्धारित हुआ, नया संतुलन E1 हो गया और संतुलन कीमत OP से गिरकर क्या हो गया, OP1 हो गया, ठीक है ना, गिरकर OP1 हो गया और संतुलन मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। देखिए यहाँ बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो है करेंगे मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, ठीक है। इसकी भी 3 स्थिति हो सकती है। पहले ये होगी कि मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी के बराबर हो, मांग में वृद्धि पूर्ति में कमी के बराबर हो। तो पहले मांग में वृद्धि करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ D से D1 हो जाएगा मांग वक्र, और पूर्ति में कमी भी करेंगे, हम कमी करेंगे, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसको हम नाम देंगे S1 S2, ठीक है। अब जो ये हमें पॉइंट मिला जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटता है तो वो संतुलन स्तर होता है, संतुलन स्तर मिल गया हमें। और संतुलन कीमत हमने एक यहाँ से सीधी लाइन की, जो संतुलन कीमत मिल गया P1 और संतुलन मात्रा जो है वही रहेगा Q1, ठीक है, Q ही रहेगा मतलब। तो इसमें क्या हुआ कि नया संतुलन जो है E1 निर्धारित होता है, नया संतुलन जो क्या मिलता है हमें E1 मिलता है और नया संतुलन कीमत क्या होता है OP से बढ़कर OP1 मिलता है हमें, ठीक है। P से P1 हो गया, बढ़ गया, लेकिन संतुलन कीमत जो है वही रहती है, वही बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये होगा। उसके बाद दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मांग में वृद्धि जो हो रही है अधिक है, पूर्ति में कमी कम है। मांग में वृद्धि अधिक है, ठीक है, पूर्ति में जो कमी है वो कम है, तब क्या होगा, मांग बढ़कर D से D1 हो गया, ठीक है, और पूर्ति वक्र घटकर SS से S1 हो गया, ठीक है, यहाँ नाम दे दिया मैंने। अब जो है नया संतुलन स्तर, देखिए एक दूसरे को काट रहे एक पॉइंट पे, तो ये संतुलन स्तर हो गया। इससे हमने एक सीधी रेखा खींची यहाँ पर और यहाँ पे, तो हमें एक संतुलन क्या मिल गया, संतुलन कीमत P1 और संतुलन मात्रा Q1, ठीक है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नया संतुलन बिंदु जो है E1 निर्धारित हो गया है, नया संतुलन बिंदु E1 होता है और संतुलन कीमत क्या होता है, बढ़कर OP से बढ़कर OP1 हो जाता है और संतुलन मात्रा भी बढ़ जाता है, ठीक है। संतुलन कीमत बढ़ा, संतुलन मात्रा भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्थिति को देख लेते हैं क्या होता है, मांग में वृद्धि है कम है पूर्ति में वृद्धि से, ठीक है। मांग में जो वृद्धि है वो कम है, इस बार मांग में वृद्धि होगा D से D1 हो जाता है मांग बढ़कर, ठीक है, और पूर्ति में कमी है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये हमने कर दिया पूर्ति में कमी, ठीक है। अब हमें कमी किया तो नया पूर्ति वक्र S1 मिला हमें। इस बिंदु जो जब दोनों मांग वक्र पूर्ति वाले दूसरे को काटते हैं तो इस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं, और यहाँ से हमने एक सीधी लाइन खींचते हैं और नीचे भी एक सीधी लाइन खींचते हैं, तो क्या होता है, संतुलन कीमत जिसे हम नाम देंगे P1, संतुलन मात्रा जिसको हम नाम देंगे Q1, और ये संतुलन स्तर होगा जिसको नाम देंगे Q1, ठीक है। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि कीमत बढ़ गया, ठीक है, और मात्रा जो है कम हो गई, मात्रा घटकर Q से Q1 हो गया और कीमत जो है बढ़कर P से P1 हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ विशेष स्थितियाँ को देख लेते हैं। विशेष स्थितियाँ, इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला ये कि मांग में परिवर्तन जब पूर्ति क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है। मांग में परिवर्तन जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार होगा, ठीक है। उसके बाद मांग में परिवर्तन जब मांग जो है पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है, मांग अब पूर्णतः लोचदार होगा। उसके बाद मांग में परिवर्तन के देखेंगे जब पूर्ति क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार होगा। अब चौथा पॉइंट क्या होगा, मांग में परिवर्तन जब पूर्ति पूर्णतः, इस बार हम पूर्ति में परिवर्तन को देखेंगे, मांग इस बार क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हम करते हैं मांग में परिवर्तन जब पूर्ति पूर्णतः
लोचदार होगा। ठीक है, तो इसकी दो स्थिति होगी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। पूर्ति को हमें पूर्णतः लोचदार रखना है। और लोचदार का मतलब क्या होता है, ये एक्स अक्ष के समानांतर बनेगी। जो पूर्ति वक्र है वो एक्स अक्ष के समांतर बनेगी। ठीक है, देखिए मांग में यदि जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है, ये ओ, और हमने बोला कि पूर्ति है पूर्णतः लोचदार, तो यानी पूर्ति जो बनेगा वो एक्स अक्ष के समानांतर बनेगा। ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सरल रेखा बनेगी। ठीक है, अब हमें करना है मांग में कमी। पहले मांग वक्र को बना लेते हैं। मांग वक्र जो है ऐसे बनेगा, जिसका नाम देंगे हम डी, और ये था हमारा पूर्ति वक्र एस। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, कीमत, और ये हमारा संतुलन, कीमत संतुलन मात्रा। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि मांग में कमी और वृद्धि करने से क्या होगा। देखिए मांग में हम कमी करेंगे, मांग में कमी करेंगे तो मांग वक्र डी से D1 हो जाता है। ठीक है, इसका नाम देंगे हम D1। तो मांग में कमी करने से क्या हुआ, संतुलन कीमत तो वही थी पर संतुलन मात्रा घटकर क्या हो गया, Q से Q1 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हम मांग में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, देखिए मांग में वृद्धि करते हैं मतलब मांग वक्र डी से D2 हो जाता है। ठीक है, संतुलन कीमत तो वही रहती है पर संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है। संतुलन मात्रा इस बार बढ़कर क्या हो जाता है, Q से Q2 हो जाता है। ठीक है, तो ये है मांग में वृद्धि जब पूर्ति पूर्णतः लोचदार हो तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। मांग में वृद्धि, मांग में कमी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे पूर्ति में परिवर्तन जब मांग पूर्णतः लोचदार हो। ठीक है, पूर्ति में परिवर्तन को देखेंगे। पूर्ति में परिवर्तन, अब मांग को हमें क्या रखना है, पूर्णतः लोचदार, यानी इस बार मांग को हमें रखना है वाई एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सरल रेखा रखनी है। ये हमारा था, देखिए ये हमारा है वाई अक्ष और ये हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, एक मिनट, ये होगा हमारा वाई अक्ष, ये होगा एक्स अक्ष। ठीक है, ये हमारा होगा मांग वक्र डी, और पूर्ति वक्र को क्या करना है, पूर्ति वक्र जो है ऐसे ऊपर की तरफ होता है, इसको नाम देंगे एस। ठीक है, ये हमारा ओ बिंदु है, यहाँ पे संतुलन कीमत है और यहाँ पे संतुलन मात्रा Q। ठीक है, अब हमने क्या किया, पूर्ति में कमी की। ठीक है, पूर्ति में कमी की तो क्या हुआ, कीमत संतुलन कीमत क्या हुआ वही है, लेकिन संतुलन मात्रा घटकर Q1 हो गया। ठीक है, और जब हमने पूर्ति में वृद्धि की, ठीक है, तो क्या हुआ, संतुलन कीमत तो वही है लेकिन संतुलन मात्रा क्या हो जाता है, इस पर बढ़ जाता है। देखिए ये था, यहाँ से बढ़कर Q2 हो गया। ठीक है, ये Q1 था और ये Q से Q2 हो गया, है ना। चलिए अब हमारा थर्ड पार्ट, मांग में परिवर्तन जब पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो। देखिए पूर्ति जो है बेलोचदार है, मतलब ये वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा बनेगी। ठीक है, पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समानांतर बनेगा। चलिए बनाते हैं इसको, वाई अक्ष एक्स अक्ष। ठीक है, ये ओ, ये होगा हमारा मांग वक्र। ठीक है, और पूर्ति को हमें किसके
वाई अक्ष के समानांतर रखना है क्योंकि ये पूर्णतः बेलोचदार है। ठीक है, अब हमें करना है संतुलन कीमत, तो ये है संतुलन मात्रा क्या हो जाएगा Q। ठीक है, संतुलन कीमत P हो गया। हमें करना है मांग में वृद्धि, ये मांग वक्र क्या था D और D। ठीक है, DD, मांग में वृद्धि करेंगे तो मांग वक्र DD से D1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम देंगे D1 और इसको नाम देंगे D1। नया संतुलन कीमत क्या होगा, P से बढ़कर P1 हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन संतुलन मात्रा जो है वही रहता है। ठीक है, और यदि हम मांग में क्या करते हैं, कमी करते हैं, मांग वक्र नीचे की तरफ जाएगा कम होगा तो, और नया संतुलन क्या होगा इसमें निर्धारित, नया संतुलन कीमत क्या होगा P और संतुलन मात्रा क्या हो जाएगा Q1। ठीक है, इसमें क्या था, संतुलन मात्रा वही था, लेकिन इसमें संतुलन मात्रा क्या हो गया, एक सेकंड, संतुलन मात्रा जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, संतुलन मात्रा वही था, लेकिन संतुलन कीमत घटकर क्या हो गया, P था, इसे हम नाम देते हैं P1 और इसको नाम देंगे P2। ठीक है, घटकर P से P1 हो गया जब हमने मांग में कमी की। ठीक है ना, उसके बाद हमारा इसमें जो है पूर्ति में परिवर्तन, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो तब इसमें कैसे बनेगा पूर्ति में परिवर्तन। ये देखिए, ये हमारा होता है वाई अक्ष, ये होगा हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, ये होता है हमारा O, ये होगा हमारा पूर्ति, मांग पूर्ति को रखना है ना, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्ति को वाई अक्ष के समानांतर रखेंगे और मांग वक्र को वाई अक्ष के समानांतर रखेंगे क्योंकि मांग जो है पूर्णतः बेलोचदार है, इसको नाम देंगे D। ठीक है, और पूर्ति ये होगा, इसको नाम देंगे हम S और S। ठीक है, पूर्ति में संतुलन कीमत क्या होगा और संतुलन मात्रा ये हमने लिख दिया। ठीक है, यदि अब हमने क्या किया, पूर्ति में वृद्धि की। ठीक है, तो अब संतुलन कीमत हमारा निर्धारित हो गया, नया संतुलन कीमत P1 और संतुलन जो कीमत है वो P1 और संतुलन मात्रा जो है वही है। ठीक है, और जब हमने क्या किया, पूर्ति में कमी की। ठीक है, तब पूर्ति में कमी की तो क्या हुआ, पूर्ति कमी की तो हमारा नया संतुलन कीमत क्या हुआ P2। ठीक है, और संतुलन मात्रा जो है वही का वही रहता है। ठीक है ना, तो ये था पूर्ति में परिवर्तन, जब मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है तो पूर्ति में कमी और पूर्ति में वृद्धि को हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया एक उच्चतम कीमत। उच्चतम कीमत क्या होता है, उच्चतम कीमत से अभिप्राय एक वस्तु की अधिकतम कीमत को संतुलन कीमत से कम स्तर पर तय करने से होता है। ठीक है, ये होता है उच्चतम कीमत। इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे ऐसे बना है, ये होता है मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र, ये संतुलन बिंदु होता है जहाँ पे मांग वक्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटता है, ये संतुलन कीमत, ये संतुलन मात्रा होती है। ठीक है, उच्चतम कीमत कब होगा, जब इस संतुलन कीमत से कम, ठीक है, कीमत को संतुलन कीमत से कम स्तर पर तय किया जाता है। ये था हमारा संतुलन कीमत, अब इसको तय नीचे की तरफ कम कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, उच्चतम कीमत। ठीक है, ये वाला होगा उच्चतम कीमत। समझ में आया। देखिए, जब मांग और पूर्ति के स्वतंत्र कार्य करने से इन वस्तुओं की कीमत गरीब व्यक्ति के लिए बहुत ऊंची होती है तो सरकार आवश्यक वस्तु जैसे कि गेहूँ हो गया, चीनी हो गया, तेल हो गया, इन सभी वस्तुओं पर क्या करते हैं, कीमतों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए
उसके बाद जो है हमारा जो है अगला टॉपिक है, लास्ट है न्यूनतम कीमत। ठीक है, न्यूनतम कीमत, इसको हम बोलेंगे न्यूनतम सामर्थ्य कीमत भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूनतम कीमत से अभिप्राय सरकार द्वारा संतुलन कीमत से ऊपर तय की गई न्यूनतम कीमत से होता है, जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूनतम कीमत क्या होता है? सरकार द्वारा संतुलन कीमत से ऊपर तय की गई न्यूनतम कीमत होता है। ठीक है, देखिए डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमारा कीमत होता है, यहाँ हमारा क्या होता है? मात्रा होती है, ये होता है डीडी वक्र, मांग वक्र, ये एसएस वक्र, जिसे हम पूर्ति वक्र बोलेंगे। ये संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा। संतुलन कीमत से ऊपर की ओर एक कीमत को निर्धारित करना, उससे अधिक कीमत को निर्धारित करना, तो क्या होता है? न्यूनतम कीमत। यहाँ नाम लिखा गया है न्यूनतम कीमत। ठीक है, देखिए जब सरकार को लगता है कि मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय की गई कीमत उत्पादकों की दृष्टि से लाभकारी नहीं है, तब क्या करती है? वो संतुलन कीमत से अधिक कीमत तय कर देती है, जिसे न्यूनतम कीमत कहते हैं। ठीक है, देखिए उच्चतम कीमत का जो है एक नुकसान भी है कि इससे जो है काला बाज़ारी होता है। काला बाज़ारी क्या होता है? जहाँ पे वस्तुओं को सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम कीमत से ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? काला बाज़ारी। और दूसरा पॉइंट ये है कि राशन की दुकानों से वस्तु प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है, वो लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, और जब लाइन का हमारा नंबर आता है तो क्या होता है? राशन ख़त्म हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि घटिया जो है वस्तु भी मिलती है। ठीक है, तो ये इसका नुकसान था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये जो चैप्टर होता है हमारा फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।